दोस्तों पिछले 2 से 3 दिनों में जिस तरह की खबरें यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों की तरफ से सामने आई, उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूरोपीय यूनियन रूस के ऊपर शिकंजा कसने के लिए अब रूस के मित्र देशों के ऊपर भी एक्शन ले सकता है और इसकी शुरुआत अब कर दी गई है। 1 महीने का अल्टीमेटम देकर यूरोपीय यूनियन ने भारतीय कंपनियों पर भी सैंक्शन लगा दिया है। इतना ही नहीं, रूस पर 18वां सैंक्शन पैकेज भी यूरोपीय यूनियन ने पेश किया है, जो कि पिछले प्रतिबंधों से काफी खतरनाक होने वाला है। और अब न सिर्फ कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, बल्कि माल ढुलाई करने वाले जहाज पर भी बड़े प्रतिबंध यूरोपीय यूनियन ने लगा दिया है और 105 वेसल्स पर यह बैन ठोका गया। इस पूरे टॉपिक को डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही भारत इस सैंक्शन से बचने के लिए क्या कर रहा है और भारत का क्या रिएक्शन सामने आया है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दुनिया में कच्चे तेल को लेकर एक नई लड़ाई शुरू हो गई है और इसके बीच में भारत की 2 सबसे बड़ी कंपनियां फंस गई है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और नायरा एनर्जी। दरअसल यूरोपीय संघ यानी ईयू ने रूस पर 18वां सैंक्शन पैकेज लागू कर दिया, जिसमें अब रूसी तेल के दाम को $60 से घटाकर $47 प्रति बैरल कर दिया गया है। ये नया प्राइस कैप 3 सितंबर से लागू होगा। इसके साथ साथ इन जहाजों और कंपनियों पर भी सख्ती की गई है जो रूसी तेल को दुनिया भर में पहुंचाते हैं। इस फैसले का सीधा असर अब भारत पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नायरा एनर्जी की, तो ये कंपनी रूस की सरकारी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी वाली है। अब जब ईयू ने सीधे सीधे नायरा पर सख्ती कर दी है, तो कंपनी के लिए यूरोप के बैंकों के साथ लेन देन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाले कुछ तकनीकी सपोर्ट जो यूरोप से आता है, वो भी प्रभावित हो सकता है। नायरा के लिए ये एक बड़ा झटका है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की सबसे बड़ी फ्यूल एक्सपोर्टर है, उसके लिए यह फैसला एक मुश्किल चुनाव की तरह है। या तो वह रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे या फिर यूरोप के सबसे मुनाफेदार डीजल बाजार से बाहर हो जाए। दोनों ही विकल्पों में नुकसान है। रिलायंस ने रूस की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ लंबे समय का करार किया हुआ है, जिसके तहत वो बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदती है। लेकिन अब सवाल यह है कि वो सस्ते रूसी तेल के साथ रहे या फिर यूरोप के बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखे। एक्सपर्ट्स की माने तो ईयू के लिए इन सेक्शन को सख्ती से लागू करना इतना आसान भी नहीं होगा। वजह यह है कि भारतीय रिफाइनर आमतौर पर सीधे यूरोपीय कंपनियों से सौदा नहीं करते, बल्कि ट्रेडिंग इंटरमीडिएटरीज के जरिए एक्सपोर्ट होता है। यानी तकनीकी रूप से इन सौदों पर प्रतिबंध लगाना ईयू के लिए एक चुनौती बन सकता है। वहीं नायरा एनर्जी को लेकर एक और बड़ा झटका यह है कि रूस की कंपनी रोसनेफ्ट अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में थी, लेकिन अब इस सौदे में रुकावट आ सकती है क्योंकि नायरा पर सीधे ईयू के प्रतिबंध लग चुके हैं। इन तमाम डेवलपमेंट के बीच अमेरिका की भूमिका भी अहम है। हालांकि अमेरिका ने ईयू के इस नए प्राइस कैप को समर्थन नहीं किया है, लेकिन वो अपने स्तर पर रूस पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका ने रूस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे रूस को तब तक झटका मिले जब तक वो यूक्रेन में शांति की बात ना करे। अब सवाल आता है कि भारत सरकार की इस पर क्या राय है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता। भारत की प्राथमिकता है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत का कहना है कि हम एक जिम्मेदार देश है और अपने कानूनी दायित्वों को समझते हैं, लेकिन अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। MEA ने नेटो प्रमुख के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें भारत पर संभावित सेकेंडरी सेक्शन की बात कही गई थी। भारत ने इसे दोहरे मापदंड बताते हुए खारिज कर दिया। अब अगर इस पूरी स्थिति को एक जरा अलग नजरिए से देखें, तो इसमें भारत के लिए एक अवसर भी छुपा है। यूरोपीय संघ ने अब एक डायनेमिक प्राइस कैप सिस्टम शुरू किया है, जिससे रूसी तेल बाजार कीमतों से हमेशा सस्ता रहेगा। इसका सीधा फायदा उन भारतीय कंपनियों को मिलेगा जिनका यूरोप के साथ ज्यादा लेना देना नहीं है, जैसे इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL। इन कंपनियों के लिए रूसी तेल अब फिर से आकर्षक बन सकता है, खासकर तब जब हाल के दिनों में मिलने वाली छूट थोड़ी कम हो गई थी। और चूंकि इन कंपनियों के ज्यादातर सौदे डिलीवर बेसिस पर होते हैं, यानी सप्लायर सब कुछ संभालते हैं, तो उनके लिए ईयू के जहाजों पर लगे प्रतिबंध का असर भी कम होगा। इसीलिए जहां एक तरफ रिलायंस और नायरा को नए ईयू सैंक्शन से झटका लग सकता है, वहीं सरकारी कंपनियां इस मौके का फायदा भी उठा सकती है। भारत के लिए सबसे अहम बात यही है, एनर्जी की सप्लाई बनी
बनी रहे और देश की जरूरतें पूरी होती रहे। काफी सारे लोग यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो असल में ये प्रतिबंध काम कैसे करते हैं, आपको चलिए आसान भाषा में समझाते हैं। अमेरिका ज्यादातर दो तरह के प्रतिबंध लगाता है, एक बैंक और डॉलर के ऊपर और दूसरा व्यापार पर, जिसमें डॉलर में लेन देन करने से और स्विफ्ट पेमेंट पर अमेरिका रोक लगा देता है। इससे सामान लेने वाले देश और सामान बेचने वाले देश दोनों को एक दूसरे से व्यापार करने में दिक्कतें आती है और अमेरिका की इस प्रतिबंध को बाईपास करने के लिए लोकल करेंसी ट्रेड होता है। वहीं अमेरिका के द्वारा जो दूसरा प्रतिबंध लगाया जाता है वह व्यापार पर होता है, जो कि यूरोपीय संघ ने भी फिलहाल लगाया है। इसमें उन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध ठोका जाता है जो कि रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। इसमें मान लो ये एक एग्जाम्पल है कि रिलायंस कंपनी अमेरिका और रूस दोनों से अच्छा खासा व्यापार करती है और अमेरिका रिलायंस पर बैन लगा देता है, तो जो व्यापार अमेरिका में हो रहा है वह इफेक्ट होगा और इससे अमेरिका के अंदर होने वाले व्यापार का घाटा रिलायंस को फेस करना पड़ेगा। तो इसी तरह से यूरोपीय संघ ने जो भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाया है वो भी ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन जिन कंपनियों का व्यापार यूरोपीय संघ के साथ नहीं है उनका इससे फायदा भी होगा। रूस के ऊपर प्राइस कैप लगने से ये कंपनियां सस्ते में रूसी तेल भारत में मंगा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि ये जो प्रतिबंध यूरोपीय यूनियन भारत के ऊपर लगा रहा है इसका इम्पैक्ट यूरोप के देशों को ही पड़ेगा। अब वो इसलिए क्योंकि जुलाई 2024 में भारत से जहां 2,66,000 बैरल प्रतिदिन रिफाइनर उत्पाद यूरोप भेजे गए, इसमें पेट्रोल, डीजल और एटीएफ शामिल थे, वहीं सितंबर 2024 में ये संख्या बढ़कर 2,82,000 बैरल प्रतिदिन हो गई, जबकि अक्टूबर में ये 2,15,000, वहीं नवंबर में लगभग 1,04,000 बैरल प्रतिदिन रही। लेकिन अब ताजा आंकड़े के मुताबिक केपलर की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में ये बढ़कर 3,60,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका है, यानी सऊदी अरब से भी आगे हो चुका है। यानी कि भारत रूस के तेल को खरीद कर अपने देश में रिफाइन करके यूरोप को इतने बड़े पैमाने पर दे रहा है। अब अगर यूरोप भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन लगाना शुरू कर देता है और भारत से तेल जाना यूरोप में कम हो जाएगा तो यूरोपीय देशों को बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में वह अन्य देशों से रिफाइन तेल खरीदेगा जहां से प्राइस वगैरह काफी ज्यादा उन्हें पे करना पड़ेगा। यही कारण है कि भारतीय कंपनियों पर बैन लगाने से यूरोपीय यूनियन की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और ये प्रतिबंध इतना आसान नहीं होने वाला। भारत आसानी से इसका विकल्प ढूंढ सकता है। हालांकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुसीबत है इन प्रतिबंधों के अलावा जो यूरोपीय यूनियन ने 105 वेसल के ऊपर भी जो कि रूसी तेल को ढोते हैं इन पर लगाया गया है, ये ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हालांकि इसका तोड़ भी रूस ने निकाला हुआ है और उसने एक पूरी शैडो फ्लीट खड़ी कर रखी है जो कि रूसी तेल को दुनिया भर में पहुंचाते हैं। हालांकि फिर भी ये प्रतिबंध कहीं ना कहीं रूस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इस समय रूसी तेल सबसे ज्यादा भारत और चीन को ही जाता है। ये दोनों मिलकर रूस का 85% से 90% तेल खरीद रहे हैं। भारत तकरीबन 38 से 40%, वहीं चीन 45%। और यही कारण है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका भारत और चीन से खासा परेशान है, क्योंकि ये दोनों अकेले मिलकर रूस के साथ खड़े हुए हैं और इन देशों के सभी प्रतिबंधों को बेअसर साबित कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।